अस्सलाम वालेकुम बच्चों, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज लेक्चर को हम लोग आज आगे कंटिन्यू करते हैं। कल तक के टॉपिक को अगर आप रिवाइज करते हैं तो मैंने आपको बताया था एंटीबॉडीज के बारे में। एंटीबॉडीज क्या है, व्हाट आर द एंटीबॉडीज। तो हमने देखा कि एंटीबॉडीज जो हैं ये ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं। ग्लाइकोप्रोटीन्स इनको इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी कहते हैं, ग्लोबुलिन्स प्रोटीन, ठीक है। फिर हमने उनका स्ट्रक्चर देखा, वाई शेप स्ट्रक्चर के होते हैं और उसकी डिटेल स्टडी की। एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ाई की। फिर उसके बाद आपने एबीओ सिस्टम देखा, एंटीजन ऑन रेड ब्लड सेल्स या फिर ब्लड सेल्स, ठीक है। कार्ल लैंडस्टीनर के बारे में देखा कि उन्होंने कैसे अपने इन्वेंशन के थ्रू नोबेल प्राइज जीता है, ठीक है। ये सब तो कल का टॉपिक था। और कल हमने एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक डिस्कस किया था, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस या फिर नियोनेटल डिजीज, न्यूमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। याद है आपको? अब हम लोग आज का टॉपिक कैरी करते हैं। आज हम लोग डिजीजेस के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप अच्छे से देख रहे हैं तो अभी तक के हम लोगों ने हेल्थ के एस्पेक्ट्स को क्लियर किया है। सबसे पहले हेल्थ की डेफिनेशन, व्हाट इज द हेल्थ डेफिनेशन ऑफ हेल्थ अकॉर्डिंग टू WHO। तो WHO के जरिए क्या कहा गया है कि हेल्थ इज ए कंप्लीट स्टेट ऑफ physical, mental and social well-being of a person and not merely an absence of disease। तो ये तो हेल्थ के बारे में था। फिर इम्यूनिटी वगैरह के बारे में हमने देखा। अब हम लोग इस टॉपिक का सेकेंड पार्ट डिजीज इसको कवर करते हैं। देखो बच्चों, जब भी आपके सामने कोई टर्म दिया जाता है तो आपको उस टर्म के बारे में पढ़ना है। वो टर्म डिराइव कहाँ से हुआ है, उसका नाम ऐसे क्यों है और वो टर्म आपको क्या बताना चाह रहा है, ठीक है। तो हम लोगों ने डिजीज के बारे में देखा। डिसीज, ये जो वर्ड है इसके अंदर दो टॉपिक है। एक तो डिस्कम्फर्ट का डिस है और इजीनेस का ईज है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन मैंने बोर्ड पे लिख ही दी है, अगर आप देखते हैं तो इट इज अ कंडीशन ऑफ डिस्टर्बेंस और डिस्टर्ब deranged functioning of one or more organs और organ system। यानी आपको अगर एकदम सिंपल में कहूँ तो जिंदगी क्या है, अनासिर में ज़ुहूर तरतीब, मौत क्या है, इन्हीं अज्जा का परेशान होना। मतलब कुछ चीजें हैं जो सिस्टम से चल रही हैं, वो सिस्टम जब तक स्मूथली वर्क करेगा तब तक आप हेल्दी रहेंगे। जैसे ही उन चीजों में डिस्टर्बेंस आता है या वो डिरेंज हो जाती हैं फंक्शन वाइज, तो उसको हम लोग डिजीज कंडीशन कहते हैं। अब वो एक ऑर्गन में हो सकता है या वो ऑर्गन का पूरा सिस्टम इन्वॉल्व हो सकता है। जैसे हो सकता है आपको प्रॉब्लम सिर्फ इस उंगली में हो, या ये पूरा हाथ इन्वॉल्व हो, या शोल्डर से पूरा हाथ इन्वॉल्व हो, या पूरी बॉडी में प्रॉब्लम हो। तो डिस्टर्बेंस जो है, ये डिरेंजमेंट है, ये डिपेंड करता है कि ये एक ऑर्गन में है या पूरे सिस्टम में है। लेकिन क्या चीज हुई है, डिस्टर्बेंस हुआ है। आप स्मूथली एक गाड़ी को अच्छे से चला रहे हैं, आपकी ह्यूमन बॉडी एक गाड़ी है, मशीन है, अच्छे से चल रही है। अचानक किसी दिन उसकी फंक्शन में कोई डिस्टर्बेंस आ जाता है, ऑयलिंग खराब हो गई, गाड़ी में आज ऑयल डलाना है, पेट्रोल डलाना है, ठीक है, ग्रीसिंग करवानी है, ये हो गया वो हो गया। ऐसे ही सेम ह्यूमन बॉडी में भी सारे ऑर्गन, पूरा सिस्टम एक साथ काम कर रहा है। सब लोग साइमल्टेनियसली एक दूसरे की हेल्प करते हुए काम कर रहे हैं। कभी जो किसी एक के भी फंक्शन में प्रॉब्लम आती है तो वो कंडीशन डिजीज हो जाती है, ठीक है। नॉर्मल स्मूथ फंक्शनिंग से कुछ डिस्टर्बेंस हो जाना या डिरेंजमेंट हो जाना इज कॉल्ड एज डिजीज, ठीक है। अगर हम लोग ह्यूमन डिजीजेस की बात करें तो ह्यूमन डिजीजेस को इन जनरल 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ह्यूमन डिजीजेस को इनकी 2 कैटेगरी बनाई गई है इडियोलॉजी के हिसाब से। मतलब ये हुई क्यों, उस वजह से। तो इसकी 2 कैटेगरी है। सबसे पहला जो आता है उसे कहते हैं कंजेनाइटल, ठीक है, कंजेनाइटल डिजीजेस। और फिर आती हैं एक्वायर्ड। कंजेनाइटल डिजीजेस, इनको जो है, जैसे हम लोगों ने इम्यूनिटी की 2 टाइप पढ़े थे, इनेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट, इनबॉर्न, कंजेनाइटल ये टर्म भी इनबॉर्न के लिए यूज होता है, यानी बाय बर्थ। कुछ डिफेक्ट्स होते हैं, कुछ बीमारियां होती हैं, कुछ डिरेंजमेंट होते हैं, कुछ डिसफंक्शनिंग होती हैं जो बाय बर्थ होती हैं, उनको कंजेनाइटल कहा जाता है। ऐसी बीमारियां जो बर्थ से हो वो
गई, वो न्यूनेट हुआ, न्यूबॉर्न हुआ, फिर चाइल्डहुड आया, अडल्टहुड आया, कोई एक स्टेज में या कोई उसको फंक्शनिंग में प्रॉब्लम हो गई, डिरेंजमेंट हो गया, डिस्टर्बेंस हो गई, तो कोई बीमारी हुई, वो हुई एडेप्टिव बीमारी या अक्वायर्ड बीमारी, जैसे कि इम्यूनिटी में देखा था। कंजेनाइटल डिजीजेस अगर इनके बारे में आप डीप स्टडी करते हो तो कंजेनाइटल डिजीजेस इनको इनबॉर्न, मैंने कहा आपसे इनबॉर्न बाय बर्थ से ये डिजीजेस होती हैं। हो सकता है कि बर्थ पे डिटेक्ट नहीं हुई, विद इन 10 डेज, विद इन मंथ, विद इन 6 मंथ, विद इन ईयर डिजीज डिटेक्ट हुई, पता चला, लेकिन ये डिजीजेस बाय बर्थ होती हैं। अब ये डिजीजेस होती क्यों हैं? तो इनके कुछ बहुत ही पर्टिकुलर कॉज हैं। जैसे एक बहुत ही कॉमन कॉज है जो आप हमेशा सुनते होंगे, जेनेटिक प्रॉब्लम, जेनेटिक डिजीजेस। अब जेनेटिक डिजीजेस यानी कौन सी डिजीजेस? ऐसी डिजीजेस जो जीन से रिलेटेड है। व्हाट आर द जीन्स? टॉपिक पे या टर्म पे आपको खुद गौर करना है, खुद से कंसंट्रेट करना है। जेनेटिक जीन से आया, तो जीन क्या है? जीन क्या है आप मुझे बताइए। जीन के बारे में आपने सुना होगा, जीन क्या है? जीन से रिलेटेड आपने राइबोसोम सुने होंगे, क्रोमोसोम सुने होंगे। जीन ये जो है हम लोगों के नेचर को डिसाइड करते हैं। आप अपनी मम्मी या डैडी या फैमिली में किसी की तरह दिखाई देते हैं। मम्मी के जैसे हो सकता है बाल हैं, डैडी की जैसी हाइट है। आपको हेरिडिटरी और इनहेरिटेंस के बारे में पढ़े होंगे आपने, तब आपने जीन के बारे में पढ़ा होगा। ये जो है, ये जीन्स जो हैं ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपकी क्वालिटीज को डिसाइड करते हैं। आपकी आइरिस कौन से कलर की रहेगी? ब्लैक आई रहेगा या ब्राउनिश आई रहेगा या फिर एशेरियर आई जैसी आई रहेगी, आईज रहेगी। तो ये डिसाइड करते हैं जीन। यही जीन में अगर कुछ डिफेक्ट्स हो जाए, मतलब ड्यूरिंग द गैमेटोजेनेसिस या ड्यूरिंग जब बेबी बन रहा था वही टाइम पर जीन का लोकस चेंज हो गया, पोजीशन चेंज हो गई, तो वो टाइम पे डिजीजेस हो जाती हैं। उनको जेनेटिक डिजीज कहते हैं। जेनेटिक डिजीज में अगर आप एग्जाम्पल देखते हैं या सोचते हैं तो बहुत कॉमन एग्जाम्पल है जो हम लोग 8-9 से पढ़ते आ रहे हैं, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम के बारे में आपने सुना होगा। ये एक्चुअल में क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी है, मतलब जेनेटिक डिजीजेस से बाय बर्थ ही होती है, ठीक है। हाँ बच्चों, जेनेटिक डिजीज होती हैं जो कंजेनाइटल होती है। इसके अलावा होती है मेटाबॉलिक डिजीज। मेटाबॉलिक डिजीजेस होती है, इनको इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं। इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, देखिए कंजेनाइटल डिजीजेस की एक आपको पेक्यूलियरिटी मैं बताती हूँ, वो ये कि एक तो ये बाय बर्थ होती हैं, डिटेक्ट कोई भी स्टेज ऑफ लाइफ में हो, मगर ये बाय बर्थ होती है। दूसरी पेक्यूलियरिटी ये है कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये इनक्यूरेबल, मतलब इनमें पर्टिकुलर ट्रीटमेंट बहुत ही लिमिटेड है। हम लोग इन्वेस्टिगेशंस करते हैं और हम लोगों ने बहुत ज़्यादा जो है आप कह सकते हैं कि हम लोग कौन से एज में 2020, ठीक है, जहाँ पर अभी साइंस इतना ज़्यादा आगे जा चुका है। इवन इन द मेडिसिन फील्ड, अगर आप जो है मेडिसिनल फील्ड की बात करते हैं तो हम लोगों के पास बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं, हम बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस कर सकते हैं। लेकिन कंजेनाइटल डिजीजेस ये एक ऐसा टॉपिक है या ऐसा फील्ड है, ऐसी फील्ड है, फील्ड बोलते हैं क्योंकि ये काफ़ी बड़ी है, टॉपिक भी कह सकते हैं। इस फील्ड में जो है डिजीज का ट्रीटमेंट बहुत ही लिमिटेड है। अभी तो बहुत ज़्यादा नई चीज़ें आ चुकी हैं, पर फिर भी बहुत सारे लिमिटेशंस हैं इस फील्ड में। जैसे अभी एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है। इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म के केसेस में ऐसा होता है। ये बच्चे कैसे होते हैं, मैंने देखी है ऐसे पेशेंट, आपको पता है इनमें जो है हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म, हम सबकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म का एक टास्क है जो कास्केड्स ऑफ इवेंट्स होते हैं, एक के बाद इवेंट्स होते हैं और फुलफिलमेंट में रिजल्ट मिलता है। इनमें कंजेनाइटली ऐसी प्रॉब्लम होती है, किसी को हाइपर मैग्नीशियमिया हो जाएगा। मैग्नीशियम वी नीड इन माइक्रोन्स, बहुत
बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए, ठीक है। अब इनमें क्या हो रहा है, मेटाबॉलिज्म का एरर है, इसलिए मैग्नीशियम बहुत ज्यादा हो गया, कैल्शियम ना के बराबर। अब कैल्शियम जो है हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं बॉडी के, बोन्स और टीथ और बहुत सारी चीजें, इवन इन द फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट। अगर आप हार्ट के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कॉन्ट्रैक्टिलिटी के लिए, कॉन्ट्रैक्शन के लिए कैल्शियम जरूरी है। तो इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म में ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं इनका खराब हो जाता है, फंक्शनिंग खराब हो जाती है। जो चीज बहुत कम चाहिए वो अचानक में बहुत ज्यादा हो जाएगी, जो ज्यादा चाहिए वो अचानक में कम हो जाएगी। तो इनके लिए जो है ट्रीटमेंट भी ऐसे ही निकाला गया है। एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है, HRT, ERT, ये सारी थेरेपीज हैं, लेकिन इनके रिजल्ट बहुत लिमिटेड हैं, ठीक है। फिर और बहुत सारी डिजीजेस आती है कंजेनिटल डिजीज में। आप जो है अगर आप देखते हैं तो स्ट्रक्चरल डिजीज होती है, स्ट्रक्चरल डिजीज होती है। आप पढ़ेंगे तो एक क्या बोलते हैं उसको, फैकोमेलिया करके एक बीमारी है, जिसमें जो है बच्चा जो पैदा होता है उसके हाथ और पैर सील के जैसे होते हैं। सील वो जो समंदर वाला सील नहीं होता, पेंगुइन का फ्रेंड सील, फैकोमेलिया में ऐसा होता है। एक्चुअली ये कंजेनिटल डिजीज है, प्रेगनेंसी में अगर मदर जो है थैलिडोमाइड ड्रग का यूज करती है तो उसकी वजह से होता है। और दूसरे बहुत सारी कंजेनिटल डिजीजेस होती हैं। आपने पाम मूवी देखी है, पाम मूवी अमिताभ बच्चन वाली, उसमें जो है प्रोजेरिया इज ऑल्सो अ कंजेनिटल डिजीज, क्रोमोसोमल डिजीज है, लेकिन ये बाय बर्थ होती है, ठीक है। कंजेनिटल डिजीजेस को बहुत सारी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जेनेटिक है, क्रोमोसोमल है, फिर उसके बाद फंक्शनल होती है, स्ट्रक्चरल डिजीजेस होती हैं, एनाटॉमिकल डिजीजेस, फिजियोलॉजिकल डिजीज, बहुत सारे टाइप्स, सब टाइप्स हैं। तो उसमें जो है आपको पता चलेगा, जैसे प्रोजेरिया में भी आप देखते हैं तो एट द एंड क्यूरेबल होना, पूरी तरह फ्रीडम होना उस डिजीज से, ये इसका बहुत लिमिटेशन है और अच्छे रिजल्ट्स भी नहीं है। अभी हम लोग काफ़ी जो है आगे रिसर्चेस कर रहे हैं, बहुत सारे जो इन्वेंशन हो रहे हैं, डिस्कवरीज हो रही हैं, लेकिन अब भी हमारे पास बहुत सारे लिमिटेशन हैं इन फील्ड ऑफ कंजेनिटल डिजीज। फिर बात करते हैं अक्वायर्ड डिजीज की। तो अक्वायर्ड डिजीज के बारे में आप देखोगे तो ये बच्चों आपको, मुझे या एक इंडिविजुअल को, जब वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं तो उनकी बॉडी अक्वायर करती है, ठीक है। अक्वायर्ड डिजीजेस कहते हैं उनको। अक्वायर्ड डिजीजेस को बेसिकली दो सब टॉपिक्स में डिवाइड किया गया है ताकि आप अच्छे से स्टडी कर सकें। हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन अभी तक में आपको ये चीज़ें समझ लेनी है। हेल्थ का एस्पेक्ट हमने क्लियर किया, अब डिजीज को आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर करना है। व्हाट इज मीन बाय डिजीज? डिजीज एट टर्म सजेस्ट डिसईज, डिस्कम्फर्ट, डिरेंजमेंट, डिसफंक्शनिंग का हो जाना। किसमें? तो कोई एक ऑर्गन में या पूरे सिस्टम में, बॉडी में जो है डिरेंजमेंट हो रही है, डिसफंक्शनिंग हो रही है, डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो इसलिए उसे कहा गया डिजीज। अब ये डिजीजेस को अच्छे से आप पढ़ाई कर सकें, इसलिए ब्रॉड दो बड़े क्लासिफिकेशन हुए, कंजेनिटल डिजीज, अक्वायर्ड डिजीज। कंजेनिटल डिजीज को अभी हमने डिस्कस किया, ऐसी डिजीजेस जो बाय बर्थ होती है, बर्थ से होती हैं, ठीक है। फिर इनमें बहुत सारे सब टाइप्स हैं, जेनेटिक डिजीजेस होती हैं, क्रोमोसोमल जेनेटिक कह सकते हैं, क्रोमोसोमल डिजीजेस, मेटाबॉलिक डिजीज होती है, इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, ठीक है। अगर आप कंजेनिटल डिजीजेस के बारे में पढ़ते हैं तो ऐसी रेयरेस्ट ऑफ रेयर डिजीजेस होती हैं जिनका प्रोग्नोसिस इज रियली वेरी बैड, और जब आप पढ़ोगे तो आपको खुद नहीं अच्छा लगेगा, मुझे खुद नहीं अच्छा लगता है कि हम लोग कहने को तो हम लोग 2020 में आ गए हैं, मतलब 21st सेंचुरी, और इतने सारे इन्वेंशन, इतनी सारी डिस्कवरीज हो चुकी हैं, लेकिन ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें बहुत सारे लिमिटेशंस हैं। तो वी नीड बहुत सारे, अभी हमें बहुत सारे रिसर्चर्स चाहिए। तो बच्चों वो आपको करना है, आपको अच्छे से पढ़ाई करके अपने कॉन्सेप्ट्स को इतना क्लियर करना है ताकि आप इस फील्ड में रिसर्च कर सकें। मैं चाहती हूँ कि जैसे मैं फील करती हूँ कि इस फील्ड को ज़रूरत है कंजेनिटल डिजीज को, आप उसको पूरा करें, आप अच्छे से पढ़ाई करें, अपने रिसर्चेस को पूरे करें, अपने थीसिस बनाएं, खुद के एक्सपेरिमेंट्स लिखें, खुद के जो है डेटा लिखें कि आपने अपनी बिल्डिंग में कंजेनिटल डिजीज का कोई पेशेंट देखे क्या, तो
तो वो क्यों हुआ, उसके पेरेंट्स को तो नहीं था, फिर ठीक हुआ कि नहीं ठीक हुआ, आप ऐसे ढूंढ सकते हैं। चलिए ये एक बहुत अच्छा टास्क है आज के लेक्चर का, या फिर यूं कह लीजिए पहली बार मैं आपको टास्क दे रही हूँ बायोलॉजी से रिलेटेड। आपका टास्क है फर्स्ट टास्क, आप अपनी बिल्डिंग में एक अभी एरिया तक तो नहीं जा सकते बिकॉज वी आर लिविंग इन क्वारंटाइन और सच सिनेरियो लॉकडाउन लाइक। आप अपनी बिल्डिंग एटलीस्ट बिल्डिंग के रिलेटिव्स एक केस ढूंढिए जो कंजेनाइटल डिजीज का हो और उस केस का आपको सब लिखना है। वो जो पेशेंट है उसकी एज क्या है, उसको कौन सी बीमारी है। फिर आप तो इतना नहीं जानते, जहरी बात है, अभी आप 12th लेवल पे हैं, हो सकता है आप जानते भी हो, आप हेल्प लीजिए। आप चाहते हैं तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करूंगी, मैं खुद पढ़ाई करूंगी, आप भी पढ़ाई करिए, रेफरेंसेस लीजिए और फिर गूगल तो है, ठीक है। तो आपको आपका टास्क है कि हर बच्चे को एक पेशेंट ढूंढना है कंजेनाइटल डिजीज का, और अल्लाह के लिए प्लीज झूठा केस नहीं बना, ठीक है। सोचिए अगर जो आपकी क्लास ने ये काम अच्छे से कर ली तो मेरी फील्ड जिसके बारे में मैं सोचती हूँ कि इस पे काम अभी लिमिटेड है, उसके ऊपर बहुत काम हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या टास्क है, एक कंजेनाइटल डिजीज का पेशेंट ढूंढना है, उसका नेम, एज, सेक्स, बीमारी तो बाय बर्थ है लेकिन डिटेक्ट कब हुई, क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस हुए, वो बीमारी का नाम ऐसा क्यों है वो भी ढूंढना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। आप देखोगे आगे कंजेनाइटल डिजीजेस में बहुत ज्यादा हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, दीज आर व्हाट, ये सारी कंजेनाइटल डिजीजेस ही हैं। थैलेसीमिया, हीमोफीलिया क्या है, ये सारी प्रॉब्लम है, कोएगुलेशन प्रॉब्लम है, हर महीने या 2 महीने में ब्लड चढ़ाना पड़ता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है, लेकिन ये है तो कंजेनाइटल डिजीज, ठीक है। तो आपको ऐसे केसेस ढूंढना है। अब ये टास्क अगर से जो आपने अच्छे से कर लिए तो समझिए कि पैसा वसूल यानी आपका हक अदा हुआ इस चैप्टर को पढ़ने का। चलिए अब हम अक्वायर्ड डिजीजेस के बारे में पढ़ते हैं, कंजेनाइटल डिजीज के बारे में अच्छा खासा हमने ये पढ़ लिया। हाँ, तो अक्वायर्ड डिजीजेस एज नेम सजेस्ट, अक्वायर्ड डिजीज नाम बता रहा है कि अक्वायर कर लेना, बीमारी को अक्वायर करना। आपकी एज मतलब बर्थ से तो नहीं था, बर्थ पे भी हो जाता है। अक्वायर्ड डिजीजेस ऐसे डिजीज हैं कि बाय बर्थ विद इन 24 आवर्स में भी कुछ डिजीजेस हो जाती हैं, ठीक है। नॉर्मल सर्दी खांसी हो गई तो अक्वायर्ड डिजीज है, ठीक है। अक्वायर्ड डिजीज को अच्छे से पढ़ने के लिए या फिर इन पर अच्छे से स्टडी हो सके, इनकी क्लासिफिकेशन की गई है, ठीक है। और क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट है कॉज, ठीक है, ईटियोलॉजी के बेसिस पे इसकी क्लासिफिकेशन है। तो इसके 2 बड़े ब्रॉड क्लासिफिकेशन है, एक है कम्युनिकेबल और एक नॉन कम्युनिकेबल। अच्छा ये बताइए कम्युनिकेबल यानी क्या? ये कोई बायोलॉजिकल वर्ड नहीं है, ये टर्म प्योर बायोलॉजी का नहीं है। तो आपने इसको कई बार सुना होगा, कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन उसी से बना है कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल डिजीजेस को इंफेक्शियस डिजीज भी कहते हैं और इनको नॉन इंफेक्शियस। कम्युनिकेबल डिजीजेस यानी ऐसी डिजीजेस जो, अच्छा कम्युनिकेशन का मतलब नहीं आया अभी तक, सोचिए आपने, सोचिए 10 सेकेंड तक का दिमाग में जोर दीजिए कि अगर आपके सामने कोई कम्युनिकेबल वर्ड यूज करता है तो आपके दिमाग में क्या आता है। चलिए कम्युनिकेबल मैं कह रही हूं तो आपने क्या सोचे, कम्युनिकेबल यानी क्या? कम्युनिकेशन करना, फैलना, बातचीत, एक से दूसरे तीसरे चौथे, स्प्रेड होना, है ना, ऐसा कुछ। तो कम्युनिकेबल ये ऐसी डिजीजेस हैं, अक्वायर्ड डिजीज का ऐसा टाइप है जो स्प्रेड होती है, फैलती हैं, इनको इंफेक्शियस डिजीज भी कहते हैं, ठीक है।
बीमार है वो उसके अंदर इतनी पोटेंसी है, या वो ऑर्गेनिज्म जिसकी वजह से वो बीमार है उसके अंदर इतनी पोटेंसी है कि वो उसके पूरे घर को, उसकी बिल्डिंग को, उसके एरिया को, पूरे टाउन को बीमार कर सकता है, स्प्रेड कर सकता है, फैला सकता है। तो इन्फेक्शियस डिजीज के कॉलम में आएगा। जैसे आप मुझे बताइए, अभी कोरोना वायरस के बारे में हम लोग इतनी पढ़ाई करते हैं, हर रोज पोस्ट देखते रहते हैं। कोरोना वायरस कौन सी कैटेगरी में आना चाहिए, बताइए मुझे, कौन सी कैटेगरी में आना चाहिए? वेदर इट इज ए कम्युनिकेबल डिजीज और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज? मेरे ख्याल से कम्युनिकेबल डिजीज है, इन्फेक्शियस है। देखो द टर्म इन्फेक्शियस ये जो है इन्फेक्शन से निकला है। अब इन्फेक्शन माने क्या? इन्फेक्शन का मतलब क्या है? इन्फेक्शन यानी क्या होता है? इन्फेक्शन यानी कि, बोलिए, आप कुछ सोच रहे हैं तो इन्फेक्शन, हाँ सोचिए सोचिए सोचिए, गूगल कर लीजिए, क्योंकि मैं तो देख नहीं रही हूँ। हाँ, हम लोग जो है लाइव क्लास में तो है नहीं कि मैं ऐसे बोलूँ बेंच नंबर 2 आप क्या कर रहे हैं, गूगल कर रहे हैं क्या? आप देख सकते हैं, देखिए इन्फेक्शन मतलब क्या है, तो मुझे भी बताइए कि इन्फेक्शन यानी क्या है। इन्फेक्शियस डिजीजेस, इन्फेक्शियस ये जो है बना है इन्फेक्शन से। इन्फेक्शन ये वर्ड आता है पैथोजन के कॉलम में, मतलब बीमार हो जाना, ठीक है, डिजीज का हो जाना, बीमारी का हो जाना, इन्फेक्शन का हो जाना, ठीक है। अब ये इन्फॉर्मिटी, ये जो इन्फेक्शन है ये किस वजह से होता है? तो आप देखोगे पैथोजेंस आते हैं। पैथोजेंस के बारे में ये वर्ड कोई पहली बार मैं यूज नहीं कर रही हूँ, ये वर्ड मैंने वैक्सीनेशन के टॉपिक में बहुत बार यूज किया है पैथोजेंस के बारे में। पैथोजेंस ये ऐसी चीज है जिसके अंदर कैपेबिलिटी है कि वो एक हेल्दी ह्यूमन को बीमार कर सके, इन्फेक्ट कर सके, ठीक है। पैथोजेंस इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म है, कोई भी इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म को पैथोजन कहते हैं। अब ये ऑर्गेनिज्म कुछ भी हो सकते हैं, आइदर इट कैन बी अ वायरस और बैक्टीरिया और फंगस और प्लाज्मोडियम और रिकेट्सिया और हेलमिन, पैथोजन या इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म जो है ये कुछ भी हो सकता है, वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, फंगस हो सकता है, हेलमिन, प्लाज्मोडियम, रिकेट्सिया, ये कोई भी ग्रुप के हो सकते हैं। इनके अंदर क्वालिटी है कि ये जो है इन्फेक्शन कर सकते हैं, ह्यूमन बॉडी को इन्फेक्ट कर सकते हैं। इन्फेक्ट कर सकते हैं यानी कम्युनिकेबल है, बीमार कर सकते हैं, स्प्रेड हो सकते हैं। कम्युनिकेबल डिजीजेज या फिर जो इन्फेक्शियस डिजीज है, इसकी अगर आप डेफिनेशन देखते हो तो डेफिनेशन में बताया गया है कि दीज डिजीजेस आर ट्रांसमिट फ्रॉम, जो बीमार है इन्फेक्टेड पर्सन है, टू अ हेल्दी पर्सन। डिजीजेस ट्रांसमिट, डिजीजेस ट्रांसमिट, ओके मैं मिटा के अच्छे से लिखती हूँ। कम्युनिकेबल डिजीज या इन्फेक्शियस डिजीज कम्युनिकेबल डिजीज या इन्फेक्शियस डिजीज
These are the diseases that transmit from infected person to healthy person. Transmit from infected person to healthy person. उनको कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज या इन्फेक्शियस डिजीज। ये इन्फेक्शियस डिजीज आता है इन्फेक्शन से। इन्फेक्शन जो इन्फेक्ट कर सकते हैं, दीज आर द पैथोजेंस। पैथोजेंस क्या है? इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म। ये ऑर्गेनिज्म कुछ भी हो सकते हैं, वायरस हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, फंगस, हेलमिन, रिकेट्सिया, प्लाज्मोडियम, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। अब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या है? तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस ऐसी डिजीजेस जो ट्रांसमिट नहीं होती। Disease that does not transmit. ऐसी डिजीजेस जो ट्रांसमिट नहीं होती, मतलब एक मैं बीमार हो गई, मुझे कोई बीमारी हो गई, तो अगर मेरी बीमारी फैलने वाली है, मेरे घर में किसी को हो जाए या मेरी वजह से किसी और को हो जाए, तो वो इन्फेक्शियस डिजीज है, ठीक है, कम्युनिकेबल है। और ऐसी डिजीज जो ट्रांसमिट नहीं होती, एक इंडिविजुअल को हुई तो वो उसी तक रहेगी, तो वो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है। अब आप जो है एग्जाम्पल अगर लेते हैं तो ज्यादा अच्छे से समझेगा। इन्फेक्शियस डिजीज जो फैलती है उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल अभी आप देख रहे हो कोरोना वायरस, है ना। नॉन कम्युनिकेबल का एग्जाम्पल डायबिटीज। अगर मुझे डायबिटीज होता है तो मेरी वजह से किसी को डायबिटीज नहीं होगा। हाइपरटेंशन, अगर मुझे हाइपरटेंशन है तो मेरी वजह से किसी को हाइपरटेंशन नहीं होगा। मैंने जो है अपना जूठा किसी को खिला दी, आप किसको भी डायबिटीज हो, ऐसा नहीं, ठीक है। हाँ, लेकिन मैंने अपना जूठा खिला दी तो पॉसिबिलिटी है कि इसको वायरल डिजीज हो जाए, कोरोना वायरस हो जाए। क्या, हालांकि कोरोना वायरस खाने वाली चीजों से नहीं स्प्रेड होता, बट फिर भी उसको हो जाए बीमारी। बहुत सारी इन्फेक्शियस डिजीज के अगर आप एग्जाम्पल लेते हो तो आपको पता, आप मुझे खुद से बता सकते हो कि ये नॉर्मल फ्लू, आज ही मेरी वजह से सामने वाले को फ्लू हो गया, तो ये इन्फेक्शियस डिजीज है। इन्फेक्शियस डिजीज में क्योंकि ये डिजीज ट्रांसमिट होती है, ये पैथोजेंस या इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म ट्रांसमिट होते हैं, तो दे नीड वेक्टर या रूट चाहिए, हेल्प चाहिए, जिसकी वजह से वो फैल सके। जैसे अगर आपकी क्लास में आपको कोई बात फैलानी है तो आप क्या करोगे? आप किसी एक को तो बोलना पड़ेगा, आपको किसी एक को तो बोलना पड़ेगा ताकि वो जो है आगे पास करते जाए, या फिर आप किसी एक को बोलोगे तो वो ग्रुप में डाल दे, व्हाट्सएप ग्रुप या कोई भी ग्रुप में, मगर किसी एक को तो आपको बात शेयर करनी पड़ेगी। सेम वैसे ही ये पैथोजेंस या इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म जो है, इनको ट्रांसमिट होने के लिए हेल्प चाहिए और वो हेल्प वेक्टर कहलाता है। तो वेक्टर क्या है? वेक्टर क्या है बच्चों? ये इन्फेक्टिव ऑर्गेनिजम्स या पैथोजेंस जो हैं, ये आगे ट्रांसमिट होने के लिए जिस चीज की हेल्प लेंगे वो चीज वेक्टर कहलाएगी। वेक्टर भी ये जो, अगर आप वेक्टर की बात करते हो तो इनके भी क्लासिफिकेशन है, आपको ज्यादा डिटेल स्टडी नहीं दी गई है, मगर मैं आपको बताऊं वेक्टर की क्लासिफिकेशन में बायोटिक और एबायोटिक आएगा। बायोटिक जैसे मॉस्किटोज, मच्छर से बीमारी फैलती है कि नहीं? फैलती है। एबायोटिक हवा, हवा से बीमारी फैलती है, कोरोना वायरस हवा में, पानी, है ना। तो ये वेक्टर हैं, ये मीडियम है, वो मीडियम जिसके थ्रू बीमारी आगे ट्रांसमिट हो रही है। इन्फेक्शियस डिजीज का इन्फेक्शियस इसीलिए कहलाती है क्योंकि वो ट्रांसमिट होती है, और ये ट्रांसमिट
होने के लिए चेन चाहिए, और वो चेन होती है वेक्टर। ये वेक्टर डिफरेंट होते हैं, जैसे आपने सुने होंगे एयरबॉर्न डिजीज, वाटरबॉर्न डिजीज, मॉस्किटो बॉर्न डिजीज। एयरबॉर्न डिजीज ऐसा लिखते हैं, एयरबॉर्न हवा के जरिए फैलने वाली। फोमाइट बॉर्न, फोमाइट मतलब चीजें, जैसे कि दरवाजे का हैंडल। अभी हम लोग ऐसे सिनेरियो में हैं, ऐसे पेंडेमिक में हैं, ऐसे सिचुएशन में कि ये सारी चीजें आपके डे टू डे लाइफ का पार्ट है, मेरी भी डे टू डे लाइफ का पार्ट है। आप हमेशा एड्स देखते रहते होंगे, ऐड देखते रहते होंगे कि सब बोल रहे हैं दरवाजे का हैंडल भी क्लीन करो, मोबाइल की स्क्रीन क्लीन करो, जो चीजें आप छूते हो उसको क्लीन करो। क्यों? क्योंकि वो वेक्टर हैं, वो हेल्प कर रही है ट्रांसमिशन में, डिजीज के ट्रांसमिट होने में, यानी इन्फेक्शन को आगे बढ़ाने में, उस चेन को आगे बढ़ाने में। ठीक है, आपको क्लियर हो रहा है? तो टर्म्स क्लियर हो रहे हैं? देखिए, ये टर्म्स का क्लियर होना जरूरी इसलिए है क्योंकि आगे अभी हम एक एक डिजीज जब पढ़ेंगे तो ये टर्म्स बार बार यूज होंगे। अब वेक्टर में मैंने आपको बताया कि बायोटिक मॉस्किटो आता है। ये मॉस्किटो क्या करेगा? मॉस्किटो से कोई बीमारी नहीं होगी, समझ रहे हो? मॉस्किटो से मलेरिया होता है, सब बोलते हैं ना, मच्छर से डेंगू होता है, मच्छर से मलेरिया होता है, मच्छर से नहीं होता। मच्छर एक वेक्टर है, मॉस्किटो इज ए वेक्टर, एक मीडियम है जिसके थ्रू पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म या पैथोजन जो है ट्रांसमिट होता है। मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम की वजह से। अभी कहाँ लिखना चाहिए? मलेरिया प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। प्लाज्मोडियम क्या है? प्लाज्मोडियम जो है ये ऐसी चीज है जो जिसके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है कि वो खुद को जिंदा रख सके, तो वो होस्ट ढूंढती है, होस्ट के ऊपर रह के खुद का खाना पानी लेने का और होस्ट को बीमार कर देने का, ये काम होता है प्लाज्मोडियम का। अब ये प्लाज्मोडियम मच्छर के थ्रू ट्रांसमिट होता है, इसलिए मलेरिया, सब बोलते हैं मलेरिया मच्छर से हो गया, डेंगू मच्छर से हो गया। मच्छर या मॉस्किटो इज ओनली अ वेक्टर या मीडियम चेन है जो ट्रांसमिट करता है। आप जब इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में पढ़ेंगे, डिटेल स्टडी करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारी ऐसी डिजीजेस हैं जो, जैसे येलो फीवर, इट्स अ टाइप ऑफ डिजीज जो सब सहारन अफ्रीका, नाइजीरिया वगैरह में इतना ज्यादा है कि हर सेकंड पर्सन को होती है। वो बीमारी इंडिया में अभी रेयर है, सिर्फ इसलिए क्योंकि अभी तक का वो बीमारी वहां से कोई मच्छर यहाँ तक नहीं लेकर आया। अगर वो बीमारी यहाँ आ गई कोई वेक्टर के थ्रू, तो यहाँ भी आम हो जाएगी, समझ रहे हो? ठीक है, धीरे धीरे हम लोग पढ़ते हैं। आज के टॉपिक में अभी तक हम लोग ने क्या पढ़े हैं वो अभी आपको देखना है। हमने देखा डिजीज, व्हाट इज डिजीज, डिजीज की डेफिनेशन देखी, कंडीशन ऑफ डिस्टर्बेंस और डिरेंजमेंट या डिसफंक्शनिंग, क्या डिसफंक्शनिंग ऑफ वन और मोर ऑर्गन्स या ऑर्गन सिस्टम। फिर उसके बाद हमने उसके टाइप देखे, जो कंजेनिटल डिजीजेस होती हैं, एक्वायर्ड डिजीज होती हैं। फिर एक्वायर्ड डिजीजेस के दो बड़े टाइप देखे, इनके एग्जाम्पल में मैंने आपको बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल बताया है कोरोना वायरस का, आपके टेक्सचर जो है और दूसरे दिए हुए हैं मलेरिया, डेंगू वगैरह दिया हुआ है। ठीक है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में मैंने आपको डायबिटिक हाइपरटेंशन के एग्जांपल दिया, आपकी बुक में और दूसरे एग्जांपल्स हैं जैसे कैंसर। अगर मुझे कैंसर है तो मेरी वजह से किसी को कैंसर नहीं होगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो है मैंने आपको इन्फेक्शन या पैथोजेंस के बारे में बताई। ये इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये ऑर्गेनिज्म कुछ भी हो सकते हैं, वायरसेस हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, फंगस हो सकते हैं, हेलमिंथ, प्लाज्मोडियम, रिकेट्सिया, बहुत सारे डिफरेंट क्लास होती हैं इन्फेक्टिव ऑर्गेनिजम्स की। फिर मैंने आपको वेक्टर के बारे में बताया। वेक्टर इज ए मोड ऑफ ट्रांसमिशन, यानी ये एक मीडियम है जिसकी वजह से ट्रांसमिशन हो रहा है। बायोटिक हो सकते हैं, एबायोटिक हो सकते हैं। बायोटिक में मॉस्किटो आता है, एबायोटिक में एयरबॉर्न। मॉस्किटो के अलावा इधर पर आप जो है बैट भी लिख सकते हैं। बैट ऑफ कोर्स कोरोना वायरस ट्रांसमिट होने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, इधर पे स्वाइन आ सकता है, फिर इधर पे आ सकते हैं बर्ड्स। These are the mediums
अभी तक आपको क्लियर है?